एनीमिया के बारे में बताया था। सात टॉपिक है, 7 प्रकार के एनीमिया है, ऐसा बताया सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। यूरेनोमीटर का कोई उपयोग बताएगा? यूरिन की बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाए और फिर इसमें शर्करा पाई जाए, कम मात्रा में हो, हार्ट पंपिंग में हो, रुकावट आ रही हो, तब इस यंत्र ये कौन सा यंत्र है सर? आपने सुबह क्लास ज्वाइन किया था आपने? तो सर क्लास तो सुबह नहीं ज्वाइन कर पाता, मैं शाम की क्लास में ले पाता हूँ बस। अच्छा, तो ये यूरेनोमीटर है, ठीक है ना? हेलो जी सर। सर यूरेनोमीटर से यूरिन का पीएच भी जान सकते हैं कि नहीं सर? नहीं, वो पीएच यूरेनोमीटर से नहीं जाना सकता है। जी जी, उसके लिए अलग टेस्ट होता है, लिटमस पेपर टेस्ट होता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। यूरेनोमीटर जो होता है इसमें ये ट्यूब है और यूरेनोमीटर है। यूरेनोमीटर में मार्किंग होता है 1000 से 1060 तक, राइट? 1000 से 1060 तक मार्किंग होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए करते हैं। अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंजेस आता है तो उसके चेंजेस के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि डिहाइड्रेट हो रहे हैं, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ने से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फर्क पड़ता है। साथ में किसी का हार्ट पंप प्रॉपर नहीं कर रहा है, यानी उसकी पंपिंग कम हो रही है, चाहे लगभग नहीं के बराबर हो रही है, उस अवस्था में भी ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फर्क पड़ेगा। साथ में किसी को मूत्र शर्करा यानी उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना? मधुमेह। हाँ, मूत्र शर्करा, मधुमेह भी 2 तरह का होता है, इंसिपिडस और मिलाइटस। मिलाइटस में ब्लड में रहता है और इंसिपिडस में यूरिन में रहता है। यूरिन शर्करा है तो उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी को किडनी से संबंधित बीमारी है, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं इसको, तो उसमें भी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर फर्क पड़ेगा। इस तरह से इसको हम इतने सारे चीजों की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी का एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो गया है या डिस्टर्ब है तो उसको जानने के लिए भी हम करते हैं। किसी के किडनी के ब्लड सर्कुलेशन है, किडनी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वह किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो उसको जानने में भी करते हैं इसको। इस तरह से कई मल्टी पर्पस इसका इस्तेमाल होता है, जिससे कि हम डायग्नोसिस की हेल्प मिलती है, ठीक है? वशिष्ठ जी, आपको क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, स्टेथोस्कोप के बारे में कुछ बताना है क्या? नो सर, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो सर सब कुछ बताना है, कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। मैं सुबह बता दिया था, प्लीज दोबारा से तो मेरे से मत पूछा करो। डॉक्टर का तो मेन हथियार ये होता है, तो इसके बारे में तो सभी को जानना चाहिए। नहीं, बात नहीं है, सुबह की क्लास भी तो अटेंड। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसमें ये स्टेथोस्कोप है, इसमें ये एक पार्ट ये होता है,
एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं ईयर पीस। ईयर पीस कान में लगाया जाता है, ईयर पीस को कान में लगाते हैं और इससे कहते हैं डायफ्राम। इसको डायफ्राम को डायफ्राम लगाते हैं, लंग्स को लगाते हैं, ठीक है, चेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और ये होता है आर्म यानी कमानी। आर्म होता है कमानी। इसमें ये रबर ट्यूब लगी होती है, अंदर से हॉलो पाइप होती है और यहाँ से साउंड होकर आपके डायफ्राम में जाता है। और ये एक पाइप होता है, हॉलो पाइप होता है, ये आपके कान से कान तक साउंड लेके जाता है। जो डायफ्राम सुनता है वह कान तक ईयरपीस के द्वारा महसूस किया जाता है। ये जो ईयरपीस डायफ्राम होता है, ये दो होते हैं, एक छोटा सर्कल होता है, एक बड़ा सर्कल होता है। और डायफ्राम ये रबर के छल्ले से सेफ रहता है, जिससे कि आपके शरीर पर इसको टच करने पर इसके हार से, इसके शार्पनेस और इसके मार्जिन से आपको इंजरी ना होने पाए, इसलिए रबर का छल्ला होता है। ठीक है, इसमें हम छोटे बच्चों को भी हम इधर से अस्कल्टेट करते हैं और इधर से एडल्ट यानी प्रौढ़ लोगों को अस्कल्टेट करते हैं। इधर से एब्डोमेन को अस्कल्टेट करते हैं और जो गर्भवती महिला होती है उनके बच्चे के हार्ट रेट को सुनने में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो फीटोस्कोप की तरह। सर पेज नंबर, सॉरी पेज नंबर सर, बुक है ना आपके पास? यस सर। थोड़ा मेहनत करो आप। नहीं, सर एक क्वेश्चन था, अगर फिर दोबारा पूछना। हेलो, हाँ जी सर हाँ, इसमें जैसे कोई डॉक्टर बैक साइड लाकर पीठ के साइड लाकर चेक करते हैं, वो क्या चेक करते हैं सर? जैसे मतलब कभी खांसी वासी चल रही है उस कंडीशन में बैक साइड आकर इसको चेक करते हैं। गुड मॉर्निंग। जैसे बैक साइड लाकर चेक गुड करते हैं मॉर्निंग, गुड इवनिंग है सर जी। बैक साइड लाकर चेक करते हैं ना इस तरह के स्कोप को सर, पीछे की साइड लाकर मतलब लंग्स के जस्ट पीठ के पास, पीठ पे। जी सर, पीठ पर। हाँ, तो क्या चेक करते हैं सर उस कंडीशन में? आप उसमें मतलब किस इसको तरह का कहते हैं- साउंड आता है? देखिए जी मैंने सुबह बताया था कि फीमेल को बैक से चेक करना पड़ता है ना, और जी। मेल को हम फ्रंट से भी चेक कर सकते हैं, बैक से भी चेक कर सकते हैं। उसी तरह से किड्स, छोटे बच्चों को हम फ्रंट से चेक करते हैं और बैक से भी चेक कर सकते हैं। फीमेल्स जो एडल्ट होती हैं उनमें चूंकि आगे ब्रेस्ट होता है, मांस का पूरा पिंड होता है, इसलिए आगे से इसको चेक करने पर प्रॉपर हमको साउंड क्लियर नहीं मिल पाता। ठीक है ना सर, और कुछ तो डॉक्टर ब्रेस्ट पे चेक करते हैं, वो क्या चेक करते होंगे? वो तो वही जाने, मेरे को नहीं पता। ब्रेस्ट पे क्या चेक करेंगे? कुछ नहीं चेक कर पाएंगे। लंग्स को चेक करना है तो मैंने एक डॉक्टर देखा है सर, जो ब्रेस्ट पे डायरेक्ट टच करके चेक करता है। वो लेमैन डॉक्टर होगा, आवाज लेते हैं सर। लेमैन डॉक्टर होगा। ठीक है ना सर, अब अनपढ़ को कुछ भी दे दो, वो कहीं भी चेक करेगा। सर वो फॉर्मेलिटी मेंटेन करता है। तो इसलिए मैं कहा ना कि वह इलिटरेट है ना, शब्द इस्तेमाल किया। इलिटरेट से आप लोग बात समझ सकते हैं, उसमें अपने को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का उपयोगिता हमें समझना है, वही हम इस पर डिस्कस करेंगे। किसने कहाँ लगा चेक किया उससे अपने को नहीं जाना है। ठीक है ना जी सर जी। हाँ यस सर। आप क्लियर हो तो कि हम कम शब्दों में इस बातों को हम समझे तो ज्यादा बेहतर। डॉक्टर पेशा बहुत ही सेंसिटिव होता है और डॉक्टर बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसको अपने एक एक इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और सही पर्पज से यूटिलाइजेशन उसको करना चाहिए, और कुछ नहीं उसके दिमाग में होना चाहिए। इस होता है कि फीमेल को चेक करने में हम मोस्टली बैक साइड से इस्तेमाल करते हैं इसको। अपर चेस्ट को चेक करना हो जिससे अपेक्स कहते हैं, तो मेल फीमेल में बराबर चेक किया सकता है, पर मिडिल लोब और लोअर लोब को चेक करना है तो फीमेल में बैक साइड से चेक करना ज़्यादा
सही रहेगा, उचित रहेगा, क्योंकि आगे ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट को वहाँ पे चेक करना आसान नहीं होता। ठीक है, इट इज क्लियर। यस सर, क्लियर। ठीक है, सर हम हार्ड आते हैं साउंड क्या बैक साइड में मिल सकता है, मिलता है सर? जी। हार्ड साउंड बैक साइड में मिलेगा क्या चेक करने से? देखिए, हार्ड साउंड को हम आगे साइड से देखते हैं, और उसको राइट और लेफ्ट हम हार्ड साउंड में मरमत देखते हैं। मरमत AHD या VHD का केस तो नहीं है वो, बात समझ रहे हैं ना? जिसका कहते हैं दिल में छेद हो जाना, तो उसको अपेक्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के ऊपरी हिस्से में लगाते हैं, तो वहीं से हमको मरमत समझ आ जाता है। ठीक है ना? जी सर, जी सर। उसका हाँ, साउंड कैसा होता है? घर 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 ऐसे चलता रहता है। जैसे आरी को, लकड़ी को आप चलाते हैं, जो साउंड आता है ना, वैसा रहता है। वह साउंड कोई लफ अदर डफ कोई लफ अदर सिम्टम? डफ लफ डफ लफ डफ आवाज नहीं आती है। जिन बच्चों को Systolic हार्ट में, जिन बच्चों को diastolic हार्ट में, sound. हाँ, सिस्टोल को लफ कहते हैं और डायस्टोलिक को डफ कहते हैं। लफ डफ लफ डफ, धुक 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 धुक, ये साउंड आता रहता है। ठीक है, जिन बच्चों में हार्ट में होल होता है, उनमें ये घगर 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 धुक 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 घगर घगर धुक धुक, उसमें बराबर से रिदम में चलता रहेगा, उस साथ में दो साउंड सुनाई देंगे। तो हार्ट का एक बार बार रिगर्जिटेट होने का साउंड सुनाई देगा। साथ में ऐसे बच्चों को ज्यादा तेजी से रोने पर नेल्स और ओठ नीले पड़ जाते हैं। ठीक है, और उनको तुरंत उनको रोना रोकना पड़ता है, ये एक साइन है उसका। और बाद में उसका इकोकार्डियोग्राम करते हैं, तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि हार्ट में होल है, और स्टेथोस्कोप की वजह से उस साउंड को हम सुन पाते हैं। वो हमको हेल्प करता है पेशेंट का फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशन। हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर। सर और एक सर, जी, और एक सर इंस्ट्रूमेंट का बता रहे सर, ये पल्स ऑक्सीमीटर कौन सा मतलब उंगली में लगाने से सही होता है, सही रीडिंग? लेफ्ट इंडेक्स में क्या सर? पल्स ऑक्सीमीटर मैंने आपको पढ़ाया क्या? नहीं नहीं पढ़ा सर, वो मैं नहीं सर। ऐसे पढ़ाया नहीं सर, लेकिन मैं हाँ, अपने हिसाब से बोल दिया, सॉरी सर। नहीं नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हाँ, इसलिए बार बार पेशेंट को देख रहे थे। अभी 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 जब जब उसका जब हम सेशन ठीक है लेंगे सर, तो उसके कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, सॉरी अरे सर। भाई साहब, क्लास होने दीजिए, सर समझा रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं एडवांस इसका क्वेश्चन कर रहे हैं आप? हाँ, सर नहीं, को समझाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना। आप इंडेक्स फिंगर में ला कर देखिए, और 95 प्लस होना चाहिए उसका। ठीक है सर, ना? पहले हाँ जी, समझाने दीजिए, लास्ट में अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ सर ना दोस्त बिल्कुल। भी सर, बोल रहे हैं कि कुछ। अरे जी गुप्ता सर, जी, सॉरी, मैं समझते नहीं पहली लोग बार, यार, फालतू। मैंने सर पहली बार बोला, ऐसे बात मैं कभी बोलता नहीं, कीप लेकिन बार साइलेंट, बार ऑल पेशेंट ऑल का स्टूडेंट्स कीप साइलेंट। अभी मेरा अरे ये आप पहले मेरा एक बकवास क्या कर रहे हो यार? कब उसको क्लास तो चल लेने दो, बाद में कर लेना जो कर। प्लीज अब मेरे को बोलने दीजिए आपको। जो अभी प्रेजेंट में इंस्ट्रूमेंट जो अभी प्रेजेंट में इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट में जो 5-10 मिनट का समय होता है, उसके बाद वाले क्वेश्चन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर जी 1 सेकंड प्लीज, ये सभी का माइक म्यूट कराइए पहले, नहीं तो फिर समझ नहीं आता है। ये बीच में आवाज आता है ना, तो आप क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आता है सर। हाँ भाई प्लीज, ये आप लोग मेरे को कोऑपरेट करो इस तरह से। आप लोग अपने माइक म्यूट अब कर इन दो। लोगों का माइक अभी क्यों अनम्यूट है? ये नीतीश मिश्रा, वंदना, आप लोगों को कौन लोगों ने बताया कि माइक क्यों अनम्यूट करके रखना चाहिए? इन लोगों को जब ये ऑनलाइन क्लास में भेजा गया है तो क्या बताकर भेजा गया है? चलिए मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, दैट इज द स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर को एक सरल भाषा में बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
और हिंदी में इसको रक्त दाब मापी कहते हैं, रक्त दाब मापी। ठीक है, इसमें मतलब हम अपना ब्लड प्रेशर यहाँ पर नापते हैं। यह कई तरह कहते हैं, डायल स्पेक्ट्रोमीटर भी आता है जिसमें घड़ी होती है, मर्क्यूरी स्पेक्ट्रोमीटर आता है जिसमें ये मर्क्यूरी के साथ है। आपके सामने ये पिक्चर सामने है। ये डायल स्पेक्ट्रोमीटर, ये डायल स्पेक्ट्रोमीटर है। ये मर्क्यूरी स्पेक्ट्रोमीटर है। दोबारा ऐसे देखते हैं, ऐसे दिखता है। और इसके हम पार्ट के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, इसके क्या क्या पार्ट है। तो जो मर्क्यूरी स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इसमें एक स्केल होता है, ये बीच में ये क्यों क्या हुआ? मेजरिंग मीटर होता है, मार्किंग जो होती हाँ है। मैं गया था, ये था नहीं। और यहाँ पर एक नोजल चलो अभी होती ये है क्लास और कर लेता हूँ। जिससे कि हम उसको ऑन ऑफ करते हैं। और एक ये रबर ट्यूब होती है, एक रबर ट्यूब विद इंटेंट ऑफ होता है। मैं इसको फिर दोबारा और अच्छे से आपको बता दूंगा, अभी तो इसको इस पिक्चर में देख लीजिए। फिर एक होता है ये रबर पंप होता है, और बॉक्स होता है जिसके अंदर ये रखा रहता है। ठीक है, अब हम दोबारा इसके फिर इस पिक्चर पर आते हैं, इसमें थोड़ा पिक्चर क्लियर। ठीक है, तो पहले हम जूम करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर ये एक काले रंग की पट्टी है जिसके अंदर ये कांच की ट्यूब है, जिसको हम स्केल कहते हैं, यानी इसमें हमारे पर नंबरिंग बनी हुई है। ठीक है, इसको स्केल करते हैं, इसमें नंबरिंग बनी हुई है। और इसकी पूरी हाइट 33 सेंटीमीटर होती है। ये कांच की ट्यूब की पूरी हाइट होती है 33 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखेंगे ये ड्रम है, इसमें मर्क्यूरी लोडेड होता है, मर्क्यूरी लोडेड होता है। और ये ड्रम के ऊपर एक इससे मर्क्यूरी जो लोडेड बैरल है, इसके ऊपर एक पाइप लगा होता है। ये पाइप आगे निकल के जाता है कहाँ पर, काफ में, ये काफ में। और यहाँ साथ में एक बल्ब होता है जिसको हम हाथ से प्रेस करके हवा को भरने का काम करते हैं। यहाँ पर एक मर्करी स्विच दी होती है, यहाँ पर इसको ऑन ऑफ करते हैं। ऑन करते हैं तो प्रेशर देने से इस ड्रम में से निकल कर मर्करी इस होल पाइप पे जाती है, हॉलो पाइप पे जाती है, यहाँ पे जाती है। ठीक है, इस तरह से ये रहता है। इसके अंदर ये पूरे इसके एसेसरीज सब इसके अंदर पैक हो जाते हैं। फिर दोबारा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रम मरकरी भरी होती है। जब हम रबर ट्यूब से ये प्रेशर जाता है, ये प्रेशर ट्यूब में जाता है। ट्यूब में प्रेशर जाने से मरकरी ऊपर चढ़ता है, और साथ में पैरेलल में साथ में ये काफ है। काफ मतलब जो आपके हैंड, ठीक है, हैंड पर कसते हैं उससे काफ कहते हैं। आपके सामने ये है काफ का हिस्सा, बीपी
बीपी ऑपरेटर्स का काफी छुट्टी है, डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स है, डिजिटल दैट इज मशीन। तो इसका हम इसके बारे में तो बहुत कुछ बताने को नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिक वर्किंग करता है, इसलिए आसान होता है। पर मर्क्यूरी वाला मेरे पास अभी इसमें उपलब्ध नहीं है, पर उसके जो मेन है, जो ये काफ है, ये बताना चाहता हूँ। ये काफ होता है, जिसमें एक रबड़ का पैड होता है, छोटा सा, इतना बड़ा पैड होता है, बाकी इसको आम में लपेटने का काम करते हैं, इसको लपेटने का काम करते हैं। इसके पीछे वेलक्रो लगा होता है, ये वेलक्रो है, ठीक है, ये चिपकता है, ठीक है, और ये इतना हिस्सा होता है, और इसमें एक ट्यूब निकली होती है, ट्यूब। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में तो डिजिटल पंप में चला जाता है, पर मैनुअल में जहाँ मर्क्यूरी वाला आता है वहां पर मर्क्यूरी वाले पाइप साथ अटैच होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये एक यहाँ पर देख रहे होंगे रॉड है, रॉड में एक हमारा ये लूप बनाते हैं, ये ऐसे, यस, और इसको हम अपने हाथ में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, और हाथ में जो सेंटर है, हाथ का ये सेंटर जो बनता है, ये देख रहे हैं आप लोग, हाथ का जो सेंटर बनता है, ये पूरी पाइप लगभग सेंटर पर होनी चाहिए। और कहाँ पर होना चाहिए, जहाँ आपका ये बाइसेप बाजू डोला बनता है, ये पूरा पूरा जो होना चाहिए आपके डोले पर होना चाहिए, न तो इधर लगना चाहिए पीछे साइड में, न बहुत नीचे साइड में लगना चाहिए। ये पूरा जो पाइप होता है, ये सेंटर आप दोनों बाजू के जो गड्ढे के सेंटर में लगना चाहिए, और डोले के ऊपर, न तो बहुत नीचे न तो बहुत ऊपर नहीं कसना, जहाँ पे डोला बनता है बाइसेप, इसके ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। और इसको लगाकर हम इसको ऐसे हल्का सा कस देते हैं, बहुत टाइट नहीं कसते, बहुत लोग बहुत खींच के कसते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रबड़ का ट्यूब है, ये एयर को पैक करता है। जब एयर को पैक करता है तो यहाँ पर हमारी मीडियन आर्टरी प्रेस होती है, मीडियन आर्टरी प्रेस होती है, और यहाँ पर स्टेथोस्कोप को हम यहाँ पर लगाते हैं, ये हमारा स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये ईयरपीस कान में लगाते हैं, और ये डायफ्राम यहाँ पर बीच से थोड़ा सा अंदर साइड में, मीडियम साइड में, यानी आपकी जो ये 3 फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स जो आती है यहाँ पर, यहाँ मीडियम, यहाँ पर देखेंगे तो एक आर्टरी आपको पैल्पेट होती है, पैल्पेट होती है, धड़कन सुनाई देगी, उसके ऊपर इसको डायफ्राम को ऐसे रख देते हैं, ऐसे, और फिर हम बीपी ऑपरेटर्स में एयर ब्लो करते हैं, यानी हवा को भरते हैं। हवा भरते भरते हम लगभग उसको 200 जो मार्किंग है 200 तक लेके जाते हैं। नॉर्मल केस में अगर बहुत कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो 250 तक उसको लेके जाएंगे, नहीं तो 200 तक लेके जाते हैं, और वहां पर धीरे धीरे एयर को रिलीज करते हैं। और जब एयर को रिलीज करते हैं तो जो पहला साउंड लफ या ढक, पहला ढक साउंड सुनाई देगा, वह सिस्टोल होता है, यानी आपका ऊपर का प्रेशर होता है, और वह धक 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 धक, जो आखिरी धक की साउंड सुनाई देगा वह डायस्टोल होता है, वह नीचे का प्रेशर होता है, ठीक है। और इस प्रेशर को mmHg में काउंट करते हैं, mmHg में नापते हैं। तो आप इस बात को समझ गए। दोबारा मैं आप लोग को इसको फर्दर पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आपको बिल्कुल समझना, जो ये डायल लगा हुआ है इसकी जगह पर आपका डायल की जगह पर ये फिट हो जाता है, मर्क्यूरी बल्ब पर ये फिट हो जाता है। यहाँ पर डायल की जगह पर, क्योंकि डायल का पूरा काम
सेम ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर फिट हो जाता है। तो फिर हमको देख लेती है इस जगह पर मरक्यूरी का बल्ब फिट जाता है, तो मरक्यूरी इस स्फेग्नोमीटर या मरक्यूरी बीट कैपिटल बन जाता है और ये डायल हटा देते हैं। ठीक है, सेम बाकी सारा फंक्शन है। यहाँ से हम एयर पंप करते हैं, ये एयर पंप जाता है, ये जाकर इस ब्लैडर को खुलाता है, ये लॉक का काम करता है, एयर रिलीविंग वाल्व होता है। जैसे हम पूरा एयर पैक कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, चूड़ी रहता है, चूड़ी कस देते हैं तो लॉक हो जाता है, एयर नहीं निकल सकता। अब फिर इसमें देखते हैं कि लगभग इस डायल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें 0, 10, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 ऐसे करके डायल पे बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चूंकि आप इसमें मरक्यूरी में देखेंगे, ये मरक्यूरी में ये देखिए क्या दिख रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 और ये करते करते 300। हमें मैक्सिमम इसको अगर मरक्यूरी को ले जाना चाहिए तो मैक्सिमम 200 तक लेके जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और वहां ले जाकर उसको रोक कर नहीं रखना है, वहां लगभग ले जाकर धीरे धीरे रिलीज करना है, एयर को रिलीज करना है। इसको धीरे धीरे जब रिलीज करेंगे तो रिलीज करते करते अगर किसी का नॉर्मल बीपी है तो आप यकीन करिए कि 140 के बाद से धीरे 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 जैसे जाएंगे, एक हल्का सा साउंड, बहुत हल्का सा साउंड सुनाई देगा, फिर धक एक अच्छा साउंड सुनाई देगा, धक, तो वह पहला साउंड होगा, उसको कहते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। और फिर धीरे धीरे आप रिलीज करते रहेंगे, धक 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 ऐसे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बीट आने लगते हैं, जो आखिरी धक आता है उसको डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, उसको डायस्टोल कहते हैं। और जहां पर सिस्टोल और डायस्टोल का साउंड जहां तक सुनाई दे रहा था वहां से लेकर और जब आखिरी सुनाई तो वहां तक को नाप लेते हैं। तो पहला साउंड सुनाई दिया आपका 120 पर, धक 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 धक, जैसे 80 पर धक सुनाई दिया तो इसको आपने ले लिया। अब उसका हम रीडिंग रखेंगे 120/80 mmHg, मिलीमीटर Hg मरक्यूरी, mmHg उसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये शायद आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। हेलो, अब आप लोग को क्या स्फेग्नोमीटर क्लियर हो गया कि कुछ डाउट है? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। हेलो हेलो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग को रिस्पॉन्स कीजिए। आप लोग समझ में आ गया? सर ये हेलो, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन, जल्दी जल्दबाजी मत कीजिए, एक एक करके क्वेश्चन लीजिए। हेलो जी हेलो, हाँ सर ये बताइए कि सिस्टोलिक का क्या काम रहता है, डिस्टोलिक का क्या काम रहता है सर? हाँ, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब आपका हार्ट ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में फेंकता है तो बहुत फोर्स के साथ उसको फेंकता है, उसी उसका सिस्टोल है, उसका नाम है सिस्टोल। और जो आपके हार्ट में सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से होकर जो आपका जो ब्लड हार्ट में जब जाता है तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। जी सर, जी सर, जी। उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस दोनों एयर प्रेशर कितना भरना है सर? सर एयर प्रेशर कितना भरना है?
नहीं एक ही लगेगा। लगभग 200 तक। सर मेरा क्वेश्चन था, हाई बीपी के केस में कितना रीडिंग आ सकता है सर? हाई बीपी और लो बीपी थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। देखिए, लो बीपी को मतलब पहले तो हम तो देखें कि सामान्य बीपी क्या होता है। सामान्य बीपी जो था 120/80 ±10, ठीक है ना। 120/80 ±10 +10 और -10 चलता है, यानी 130 से 110 तक नॉर्मल सिस्टोल रेंज है और 70 to 90 तक डायस्टोल रेंज है नीचे का, ठीक है। सर ये बीपी दाईं हाथ से करते कि बाएं हाथ से? जी सर जी बीपी हम लोग नॉर्मली लेफ्ट हैंड में लेता हूँ, मगर किसी को लेफ्ट हैंड कभी डैमेज है तो हम उसको कैसे लेंगे? राइट हैंड में लेंगे। तो सर राइट हैंड में सही मेजरमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा। ओके सर, थैंक यू। मेरा तो ये कहना है, एक बाप ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आप दोनों हाथ में मेजर दोनों किया हाथ में कीजिए, देखना राइट और चाहिए लेफ्ट सर बीपी, दोनों हाथ में देखना चाहिए बीपी। जी, दोनों हाथ में। कई बार क्या होता है, किसी में केस में राइट में बीपी नॉर्मल आता है, लेफ्ट में बहुत हाई बीपी आता है कई लोगों को, और कई लोगों को राइट हैंड में हाई बीपी रहता है, लेफ्ट हैंड में नॉर्मल आता है। ये कम केस होते हैं पर होता है, इसलिए मैं तो आपको क्लिनिकली एडवाइस करूंगा कि राइट और लेफ्ट दोनों का लेना चाहिए। मैंने थ्योरेटिकली ये कहता है कि जो राइट हैंड का बीपी होता है लेफ्ट हैंड से 10 यूनिट कम होता है। हेलो, हाँ सर जी, मेरा क्वेश्चन था, मैं तो सर बच्चों का बीपी पैर, जैसे बच्चे होते हैं ना जैसे, तो उनके पैर के द्वारा लेता हूं, तो उसमें कोई डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी नहीं है। पर कितने उम्र के बच्चों को कर लेते हैं आप? मैं लेता हूं जैसे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, इनका मैं पेशेंट का इलाज करता हूं, तो मैं पैर के द्वारा लेता हूं बीपी। तो कोई डिफिकल्टी है इससे कोई? वैसे उनकी लेने की जरूरत नहीं होती है, जो एडल्ट होता है उनका लेना रहता है। उनका आप लंग्स चेक कीजिए, उसमें ASD BSD का केस तो नहीं है, इतना ही देखिए, दैट्स एनफ। जैसे पैर के द्वारा देखा जाए तो कोई डिफिकल्टी को रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता है? ये क्वेश्चन भी आता है क्या किसी के दोनों आर्म नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, तो कहाँ से बीपी लेंगे? तो थाई के मसल्स को करके लेंगे। ओके सर, थैंक यू। नी जॉइंट के बैक साइड से लेना चाहिए सर। हाँ, इसे कहते हैं पॉप्लेटियल फोसा, उसमें फीमोरल आर्टरी रहती है, उससे लेते हैं। सर बीपी वाला क्लियर नहीं हो प्लीज। हाँ, क्या चीज आप दोबारा पूछिए, क्या चीज आप वो पहले पूछिए, क्या चीज क्लियर नहीं हुआ? ये मेरा क्वेश्चन था कि हाई बीपी और लो बीपी को कैसे मेजर करना है और कितनी रीडिंग प्लस और माइनस हो सकती है? एक से होल्ड कीजिएगा। नॉर्मली बीपी जो है 120/80 होना चाहिए, -+10 भी नॉर्मल माना जाएगा। आप ना बोला करो, उनको बताने दो भैया। तो मैं डॉक्टर सर क्वेश्चन कर रहे, आप कितने वैज्ञानिक हो भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता है भाई। डॉक्टर साहब बैठे हैं ना? नहीं नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। नहीं गोपाल जी, मैं भी फिर मैं भी तो डॉक्टर हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ, तो मैं भी अपना क्वेश्चन आंसर देने लगूंगा तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब बैठे हैं ना? मेरा बात पूरा सुनते तो ऐसे नहीं बोलते। अरे तो तुम नहीं, गलत बात है। देखो बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछे, डॉक्टर साहब से बताने दो। डॉक्टर साहब ठीक डॉक्टर साहब आप बताइए। अरे झगड़ा बंद करो, डॉक्टर साहब को बोलने दो ना, खामोश हो जाओ। तुम लोग खुद डॉक्टर बनने लगते हो, हम लोग भी तो। देखिए क्या होता है, नॉर्मल बीपी 120/80 रहता है आइडियल, उसको ±10 मान के चलना चाहिए, यानी सिस्टोल 130 से 110 तक नॉर्मल माना जाता है, और डायस्टोल नीचे का जो प्रेशर होता है ये 90 to 70 नॉर्मल माना जाता है, ठीक है।
तो मतलब हो गया 120/80 ±10, राइट। उसके बाद से अब आता है हाइपरटेंशन। हाँ, उम्र के साथ जो WHO का नाम से 150 और 90 तक को भी अपन नॉर्मल रेंज में आज के डेट में लेके सकते हैं, दैट इज ड्यू टू लाइफ स्टाइल। अच्छा, हाइपरटेंशन कुछ तो भी प्लस करके बीपी को सिलेक्ट करते हैं ना, ये के साथ कुछ तो भी प्लस करके कैसे तो भी नॉर्मल बीपी क्रिएट किया जाता है, ऐसा सुना था मैं, लेकिन याद नहीं है। नहीं, आप दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर होने दीजिए। हाँ, पूछे। ये के साथ प्लस माइनस करके बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए वो कलेक्ट किया जाता है, लेकिन मुझे परफेक्ट याद नहीं आ रहा है। कुछ तो भी ऐसा सिस्टम है क्या? मेरे को अपनी बात समझाए तो मैं आपकी बात समझ पाऊंगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। आप ये मान के चलिए नॉर्मल किसी को बीपी जानना है तो 120/80 ±10। ओल्ड एज वालों में 150-100 तक को भी अपन नॉर्मल में रह सकते हैं, क्योंकि जो वेसल्स होते हैं काफी हार्ड हो जाती है। जब हार्ड हो जाती है तो ऑलरेडी पंप ज्यादा स्ट्रोक के साथ, यानी किसी हार्ड पाइप में जैसे पानी जब जाता है तो ज्यादा प्रेशर मारता है, उसी तरह से तुमने नॉर्मल केस में मोर देन 60% केज में भी कई बार बीपी 150 और /100 तक भी आता है, तो उसको भी हम नॉर्मल मान के चलेंगे। हाँ, इन द केस वह चलते हुए उनको घबराहट नहीं होती, अगर वह 10 से 15 कदम चलकर उनके सीने में कोई पेन नहीं होता है तो वह नॉर्मल बीपी माना जाएगा। ठीक है। हाँ सर, ये मेरा सवाल था कि ओल्ड एज वालों का मेरे को पूछना था, खास तो 50-60 की एज के, 60 के आसपास की एज है, तो अगर वह 10 से 15 कदम उनको चलने को कहिए और उनके सीने में कोई कसावट, दबाव या घबराहट या चुभन नहीं होती है तो नॉर्मल बीपी में आएगा 150-100। ओके सर। सिस्टोलिक सर, हेलो सर, सिस्टोलिक 120 होगा, अगर डायस्टोलिक 70 का 60 अगर आ जाए तो सर क्या कैसे क्या आप नॉर्मल मान के चलिए, नॉर्मल मान के चलिए। अच्छा, इतना इनबैलेंस होने से नॉर्मली मानेंगे? नहीं, देखिए मैंने कहा ना 120/80 ±10। मैंने डायस्टोल 70 to 90 के बीच वेरी करता है और सिस्टोल 130 to 110 के बीच वेरी करता है। 130 से 110 के बीच में वेरिएशन चलता है ऊपर का सिस्टोल, और नीचे का 90 से 70 के बीच वेरिएशन चलता है। ठीक है ना, तो वेरिएशन तो चलेगा ना, एग्जैक्ट 120/80 कभी नहीं आता है सबका। जी सर, स्पेशली हेलो सर जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। हेलो। हाँ, पहले धैर्य जी को पूछने दीजिए। हाँ, पूछिए धैर्य जी। सर, एक वयस्क व्यक्ति जो है जिसकी उम्र सर 30 वर्ष है और वजन 50 किलोग्राम है, उसका सर बीपी कितना होना चाहिए सर? 120/80 ±10। इसमें सर क्वेश्चन था, इसमें सर 120 सर 120/80 था। नॉर्मल है। हेलो। और 130/93 नॉर्मल है। नॉर्मल सर कौन सा 120 सर? 120/80 दोनों नॉर्मल है। दोनों। हाँ, एक बहुत मजेदार आंसर सर कौन सा सही होगा इसमें? दो आंसर है सर, 4 आंसर है सर। 130/93, 100/70, 120/80 और 70/100। 120/80। ओके सर, थैंक यू सर। सेकंड एक क्वेश्चन हाँ पूछे। हेलो जी पूछा जी। जैसे सर किसी पेशेंट का ऐसा हो जाता है, मैंने कई बार देखा है कि किसी का सिस्टोलिक 150 आता है, ठीक है, और किसी मतलब 150 सिस्टोलिक 250 सिस्टोलिक क्या कहते हैं 60 आ जाता है, तो इसमें मैं क्या रीजन लूं? मुझे थोड़ा यहाँ पर इफेक्ट हो रहा बहुत ज्यादा, जो मेरे पास 4-5 पेशेंट ऐसे आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब आपको थोड़ा प्यारे तरीके से देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हूँ कि मैं इसको हाई ब्लड प्रेशर मानूं कि लो ब्लड प्रेशर मानूं, इसको क्या माना जाए?
बिल्कुल बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। देखिए, ब्लड पाइप के अंदर बह रहा है, जिसको हम वेसल्स कहते हैं, नलिका कहते हैं, रक्त नलिका कहते हैं। तो जो रक्त नलिका से बाहर आती है, यानी हार्ट से बाहर आती है, अगर वह नैरो है, पतली है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने से पतला हो गया है, तो और ज्यादा बाउंस करेगा, यानी ज्यादा उसका सिस्टोल बढ़ जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना। अब जो पाइप हार्ट की तरफ जा रही है वो भी पतली है, तो पूरा का पूरा ब्लड हार्ट में नहीं आ पाएगा, तो उसका प्रेशर बहुत नीचे चला जाएगा, यानी उसका कोलेस्ट्रॉल, यानी उसके ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, फैट टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है। इसके लिए उसको एक्सरसाइज की जरूरत है और उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराना जरूरी है। अच्छा सर जी, ऐसे प्राथमिक उपचार में हम इसको क्या दे सकते हैं? थोड़ा मेरा भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आप थोड़ा सा बेस्ट कीजिए। जैसे प्राथमिक उपचार में इसको हम क्या प्राथमिक उपचार में देखिए, जैसे को पहले मेडिटेशन के लिए एडवाइस करेंगे, इसको मेडिटेशन करना चाहिए, तो इसको मेडिटेशन करना चाहिए, इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, और इसको कम से कम डेली सुबह शाम 1 घंटे वॉक करना चाहिए। और जैसे सर जी हम लोग कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर वालों को नमक पानी देना चाहिए, ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले को मतलब शुगर, मतलब शक्कर और क्या कहते हैं पानी का घोल मिला के देना चाहिए। तो इसको प्रेजेंट में क्या दें, मतलब ये थोड़ा मेरा कंफ्यूजन बहुत दिन से मेरा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ, क्योंकि ये पेशेंट का अचानक नहीं होता, इसका तो परमानेंट रहता है, इसको जितनी वो नापेंगे उतनी बार आएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि इसके ब्लड वेसल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो इसको आप सुबह शाम 45 मिनट से 1 घंटे घूमने के लिए कहिए, मेडिटेशन के लिए कहिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए कहिए। कम से कम लगभग डेली 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज सुबह करें और शाम को 45 मिनट का वॉक करिए। सर मेरा प्रश्न फैट फ्री डाइट दीजिए। सर यही आंसर फिर से रिपीट करिए सर, कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए सर पूरा, कि कैसे बीपी। यस सर, फैट का डिपोजिशन जो होता है ना, तो अगर वैसे जो भी हार्ट से ब्लड वेसल्स बाहर जाती है, अगर उसमें फैट का डिपोजिशन है, तो उसका पंपिंग ज्यादा फोर्स के साथ करना पड़ेगा हार्ट को, तो उसका सिस्टोल बहुत बढ़ जाएगा। और जो हार्ट की तरफ आती है वेसल्स, उसमें डिपोजिशन रहेगा, तो स्लो ब्लड फिल होगा, तो उसका डायस्टोल नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। ओके सर, मेरा एक प्रश्न था। पूछिए सर। इसमें कभी कभी डायस्टोल ऊपर आ जाता है, तो इसका रीजन भी बता दीजिए थोड़ा सा। किसी का देखा गया जो बीपी 130 है लेकिन डायस्टोल 100 है, इसका क्या रीजन होता है? उसमें आपका कार्डियक आउटपुट तो है, पर इनपुट ज्यादा में कि आपके तो आपका हार्ट के ऊपर जो फैटी हार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सर व्हाट अबाउट फ्लक्चुएट? सर वो आशुतोष का क्वेश्चन को सर रिपीट करेंगे सर। वो फिर सीरियस पेशेंट हो, हार्ट का आउटपुट अगर सिस्टोलिक ज्यादा हो गया। हाँ, अब ऐसे में आपको उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो वही सबसे सर बहुत जरूरी जानना है सर, जो किसको रेफर करना है, कौन सा बीपी, वही जानना बहुत जरूरी है। कितना बीपी वालों को रेफर करना अभी चाहिए, ये इसलिए जानना जरूरी है। जिनका हार्ट का जो प्रेशर 150 से ऊपर हो गया है, ठीक है ना, सिस्टोल और डायस्टोल 100 से ऊपर जा रहा है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट को रिफर कर देना चाहिए। अन्यथा जब ज्यादा बीपी हाई हो जाएगा तो ब्रेन की नसों पर दबाव आएगा, ब्रेन की नसें फट सकती हैं और उसको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, ठीक है। और जब ये कंडीशन अगर 200 से ऊपर जाने लगा तो इमीडिएट उसको आप तुरंत रिफर कीजिए।
सर एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसका डायसिस्टोलिक 35 पहुंच गया था, फिर इसके बाद 30 पहुंच रहा था, फिर इसके बाद 25 पहुंच। मैंने उसको हाल ऊपर कर दिया, उसको घट रहा था, नमक पानी पिलाने है। हाँ जी, वो उसकी मृत्यु हो गई थी सर। वो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाया था। उसका पहले था 40, मैंने जब नापा तो 40 हुआ, फिर दोबारा मैंने बीपी चालू किया तो उसका 35 पहुंचा, फिर उसका 30 पहुंचा, फिर उसका 25 पहुंचा। तो मैंने कहा इसको भैया जल्द जल्द गाड़ी बुलाओ। फोन पे बात कर रहे हैं, अभी फोन पे बात कर रहा है, रुक जाओ। अरे उसका हार्ट कोलैप्स हो गया, ठीक है ना, हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, कोलैप्स की कंडीशन होता है। ऐसे केस में आपको इमरजेंसी उसको तुरंत उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है। ये उसकी इमरजेंसी सपोर्ट करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। अब ये कई सारी कंडीशंस होती है। और सर जी उसने हार्ट का ऑपरेशन भी कराया था, बाल भी डलवाए थे उसने। तो हार्ट है ना, हार्ट ने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाया, हार्ट को ब्लड सप्लाई मिला, हार्ट डेड करने लगा, तो उसका उसमें हुआ कॉम्प्लिकेशंस हो गया। कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से उसका बीपी ड्रॉप करना था। बीपी 2 मिनट, मीटिंग खत्म होने वाला है। उसको ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उसको हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। सर इसका एंजियोग्राफी जांच होती है ना? हाँ तो उसके हॉस्पिटल में होगा ना भैया। हाँ सर मेरा जी हेलो। हाँ सर आपने से बताया था अभी कि जैसे किसी पेशेंट को एक हाथ में ज्यादा मतलब ब्लड प्रेशर हाई बताता है, किसी में लो बताता है, सर इसका क्या रीजन रहता है? और इस कंडीशन में मतलब क्या मानना चाहिए, मतलब लो मानना चाहिए या हाई मानना चाहिए? थोड़ा कंफ्यूज था। नहीं, ऐसे कंडीशन में हाइपरटेंसिव पेशेंट, किसी एक हाथ में अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो पेशेंट नॉर्मल ही है, हाइपरटेंसिव नहीं है। क्योंकि क्या होता है कई बार ब्लड वेसल्स के आसपास में फैट टिश्यू का डिपोजिशन होता है, इसे लाइपोमा कहते हैं। तो ऐसे में ब्लड वेसल्स दब जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उनमें बार बार ब्लड का प्रेशर ज्यादा ऑप्टिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन जैसा सिम्टम था, बीपी इंस्ट्रूमेंट दिखते जबकि उसको हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते नहीं उसको। सर मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ था। पूछिए। सर पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है तो बोलते हैं पानी पियो या लैसिक ससिक देते हैं, तो यूरिन पासिंग के टाइम कंट्रोल हो जाता है, तो यूरिन से क्या रिलेशन है इसका? जब ब्लड का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, आपको यूरोनोमीटर में पढ़ाया था ना कि जब बीपी जब कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो ब्लड गाढ़ा बहेगा। जब ब्लड गाढ़ा बहेगा तो मान के चलिए आपका हार्ट एक पंपिंग सेट की तरह काम कर रहा है। पंपिंग सेट में गंदा पानी इधर से उधर जाएगा तो पंपिंग सेट पर लोड पड़ता है ना, गाढ़ा जाएगा तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो जब डाइल्यूट करते हैं उसका गाढ़ापन जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर उसका फ्लो भी नॉर्मल होने लगेगा। तो सर बीपी भी कंट्रोल होगा इससे? तो बीपी नॉर्मल आ जाएगा। जी सर बीपी बढ़ने से पैरालिसिस ही क्यों मरता है, मतलब? और क्योंकि ब्लड देखिए आपके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो तो ठीक है, उसका प्रेशर ज्यादा पड़ने से ब्लड के अंदर हेमरेज की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि अंदर सॉफ्ट ब्लड वेसल्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी ब्रेन की जो आर्टरीज है उनमें डैमेज कर देगा, जिससे नाक से अचानक खून आ जाता है किसी पर्सन को बीपी बढ़ जाने से। या किसी के नाक से अचानक खून आ गया हो, बहुत सारा खून गिरने लगा हो, तो तुरंत उसका बीपी चेक कर लेना चाहिए आपको, ठीक है? वेट नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन है। सर ये तो हाई ब्लड प्रेशर में होता है ना जी? ये सब कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर में होता है, लो ब्लड प्रेशर में तो होता नहीं है। नहीं, लो ब्लड प्रेशर नहीं, हाई ब्लड प्रेशर में। क्योंकि एक हमारे यहाँ पर ऐसी मृत्यु हुई थी, उसका हाई ब्लड प्रेशर 24 घंटा रहता था, 150 के ऊपर ही रहता था, तो उसकी फिर बाद में मृत्यु हो गई उसकी। हाँ, क्योंकि ऐसे में लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, इसलिए होता है। तो उसकी नाक से खून भी आया था सर, नाक से और कान से दोनों तरह से खून आया था। दोनों से खून आया। हाँ, ये बहुत ही बैड साइन है। उसका प्रेशर 250 से अबव चला गया। हेलो जी सर ज्यादा हाई हो जाने पर पैरालाइसिस होता है क्या बीपी?
हाँ, हाई होने में पैरालिसिस होता है। सर हेलो सर, मेरी बात सुन पा रहे हो? सर जैसे मान लो किसी पेशेंट का बीपी हाई हो गया, तो सर उसको पानी पिला रहे हैं, उससे अगर किडनी खराब है, पानी मान लो उसको नहीं हजम हो रहा, तो सर उसको ड्रिप वगैरह लगा सकते हैं? देखिए सर, पहला आपने ही बता दिया कि उसकी किडनी खराब है, किडनी खराब वाले मरीज को छुइए मत। ठीक है सर। अगर किडनी सही हो सर, फिर किडनी बीपी बढ़ रहा है, किडनी सही है, बीपी बढ़ रहा है, जिसका बीपी बढ़ा उसको रिलैक्स कीजिए, कूल कीजिए, ठीक है ना, उसके कारण को जानिए और उसका प्राथमिक लेवल पर उसका कारण को उपचार हो सकता है तो उसको उपचार कीजिए, नहीं तो उसको डॉक्टर को रेफर कीजिए। तो सर ड्रिप नहीं लगानी चाहिए इसमें? ड्रिप क्या करेगा भाई? हेलो सर लो बीपी में, सर लो बीपी कितना में रेफर करना चाहिए? कितना बीपी होने के बाद लो उसमें रेफर करना चाहिए या सीरियस होता है वो पेशेंट? हाँ, अगर 90 और 50 के आसपास पहुंच गया तो उसको तुरंत डॉक्टर को रेफर कर दीजिए, तो अंदर खून का कहीं भी थक्का जम सकता है। हेलो, हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर तो सर 40% लेडीज लोगों का बीपी हमेशा 80 रहता है, 80/70 75 ऐसे रहता है। इंडियन लेडीज में अंडर नरिशमेंट लेडीजों के साथ समस्या होती है, अंडर नरिश होती है, वो खान पान सही नहीं होता उनका। 5 मिनट और मेरा अर्जेंट मीटिंग चल रहा है, 5 मिनट रुको। उनको प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिलती, इसलिए उनका बीपी लो जाता है। फिर ले जाओ और कहीं पे। तुमको रिच प्रोटीन डाइट देने से उनका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। तो हार्ड वर्किंग भी होती है लेडीज, ठीक है सर। लेडीज का 50 साल के बाद बीपी क्यों बढ़ता है ज्यादा? लेडीज या जेंट्स में बढ़ता है, आपका ना ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं। लेडीज का ज्यादा बढ़ता है सर, लेडीज का ज्यादा बढ़ता है। जेंट्स में देखा गया, लेडी अकेले नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक हमारा साथी स्टूडेंट है, क्या नाम के, सैन मंसूरी जी, क्वेश्चन करती है आज, बोल नहीं रही, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही सर आज। कोई बात नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन समझ आ रहा है इसलिए नहीं पूछा हुआ। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं ना क्वेश्चन नोट कर रही हूँ सभी के। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट फ्लक्चुएटिंग इन ब्लड प्रेशर? सर अटैक में व्यक्ति के बाएं हाथ के झुन क्यों हो जाता है, ये किस कारण से होता है? नी क्यों आ जाती है हाथों में? सर चलेगा ही क्या? नहीं, 1 मिनट पीयूष जी, 1 मिनट। वंदना जी, आप माइक म्यूट नहीं कर रही हैं आज सर काफी क्वेश्चन कर लिया गुप्ता जी। वशिष्ठ जी आप ऐसा कीजिए, वशिष्ठ जी हेलो। हाँ सर। आप ऐसे कीजिए, यूनिवर्सिटी में बात कीजिए, जो नए नए स्टूडेंट ये ऑनलाइन क्लास में भेज रहे हैं तो उनको इतना ज़रूर समझा दे कि क्लास के टाइम अनावश्यक रूप से माइक अनम्यूट नहीं रखना चाहिए ना। इनको बताया समझा है ही नहीं, सब आते बताइए। सबको बार बार यही तो शब्द बोला जा रहा है सर कि सब लोग माइक म्यूट करके रखें। और लास्ट में 10 मिनट का सेंटर वाले को बोलो ना, सेंटर वाले समझाएंगे बच्चों को। नहीं सर, ये बताइए सेंटर वाले क्या करेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी सर देखो रूल्स, हमारी तो बात नहीं मानते ना सर। हाँ, ये लोग हमारी बात नहीं मानते ना। हाँ, उनकी बात समझेंगे। बात नहीं मानते सभी। हर व्यक्ति को अपना रूल्स रखना चाहिए। ये सारे 10 साल के लड़के तो है नहीं, 10 साल के लड़के तो है नहीं साहब, इनको समझाना पड़े। अब LKG UKG के बच्चे तो है नहीं सर। हाँ सही है। अब इतना बोला जा रहा है, हमारे सीनियर सर हमसे बड़े स्टूडेंट सर सीनियर सर जुड़े हुए हैं। बस जी मेरी 2 मिनट बात सुनो।
हम लोग हम पुराने स्टूडेंट जरूर हो गए हैं, पर हम लोग भी कभी ऐसी ऐसी गलतियां कर देते थे, पर अब ये भी लोग जो नए हैं